तो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर 2 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मतलब डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, 2 लेक्चर्स में। तो जैसा कि हमारी लेक्चर 2 होने वाली है इस चैप्टर की, तो ये हमारी लास्ट लेक्चर हो जाएगी, ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको लेक्चर 1 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बातें हो गई लेक्चर 1 की। अब हम लोग आते हैं आज की इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 2। तो थोड़ा अगर हम लोग इस पे गौर फरमाएं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली अगर बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन को, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन में जो एक्स एंड वाई की रिलेशन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग को एक झकास क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो बिना देर के हुए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो इस डेफिनेशन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें है कि इफ टू क्वांटिटीज x एंड y इंक्रीजेज इन x causes a proportional decrease in y vice versa in such a manner that the product of their corresponding value remains constant, then it is known as inverse proportion, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग इस डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कह रहा है इस डेफिनेशन में कि अगर 2 क्वांटिटी है, ठीक है, 2 क्वांटिटी मतलब x एंड y, अगर 2 क्वांटिटी है जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज होने से y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वाइस वर्सा। तो उसकी जो प्रोडक्ट आएगी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग उन दोनों की x एंड y की जो प्रोडक्ट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो इसे हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग समझते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन होती क्या है, फिर देखते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में बेसिकली 2 क्वांटिटीज होते हैं, x एंड y, ठीक है। 2 क्वांटिटीज में होता क्या है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, फर्स्ट केस। और दूसरी केस में होता क्या है कि अगर y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये बात आ गई इनवर्स प्रोपोर्शन की। अब हम लोग x एंड y के टर्म्स में देखते हैं ये चीज़ कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये होती है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो ये चीज़ आ जाएगी x1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 बाई y1। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी x एंड y के टर्म्स की। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स लिए थे, 2 क्वांटिटीज x एंड y, तो इसलिए ये 2 क्वांटिटीज में आ गई, ठीक है। x1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 बाई y1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बात हो गई इनवर्स प्रोपोर्शन की। अब हम लोग नेक्स्ट एक और टॉपिक देखते हैं, मतलब एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को तो मैंने और भी बहुत से लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, और पिछले चैप्टर्स में भी मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया हुआ है। तो बस यही कुछ फिर से रिकॉल करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली किसी भी नंबर की रेसिप्रोकल होती है, तो उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी 2। 5 है तो 5 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी 1/5। अगर 3/2 होती तो 3/2 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाती 2/3। मतलब इससे ये बात तो क्लियर हो रही होगी आपको कि मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब किसी भी नंबर की रेसिप्रोकल, जो नंबर है उसकी रेसिप्रोकल, तो उसकी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाती है। तो बस ये चीज़ थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि इनवर्स प्रोपोर्शन होती क्या है, ठीक है। और ये बात रही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ लिखनी हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग की सारी डाउट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो बस एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इसमें कह रहा है कि इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब एक स्वीट बॉक्स है, ठीक है, और उस स्वीट बॉक्स को 24 चिल्ड्रंस के बीच में
बांटा जा रहा है, मतलब 24 मतलब 24 बच्चे हैं। अब 24 बच्चों के बीच में जब वो स्वीट बॉक्स को बांटा जा रहा है तब एक एक बच्चों को 5 स्वीट्स मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक बच्चों को 5 मिठाई मिल रही है, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है कि हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब अगर 24 बच्चे में से अगर 4 बच्चे को अगर हटा दिए जाए तो एक एक बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो बस अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि 4 बच्चों को रिड्यूस करने के बाद कितने बच्चे बचेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस reduced by 4, तो ये चीज हो जाएगी 24 माइनस 4 दैट इज 20। तो 20 स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे 20 चिल्ड्रेंस आ गए, तो अब 20 बच्चों में एक एक बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट दी स्वीट्स गॉट बाय 20 चिल्ड्रंस बी वाई, ठीक है, 20 मतलब 20 बच्चों को जितनी मिठाई मिलेगी एक एक बच्चों को, तो उसे मैंने y एज्यूम किया, ठीक है। अब y एज्यूम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जादूगर बॉक्स बनाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, जादूगर बॉक्स, मतलब लेक्चर 1 में जो मैंने जादूगर बॉक्स बताई थी। अब जादूगर बॉक्स में है क्या, तो क्या करते हैं जादूगर बॉक्स में, हम लोग कुछ इस प्रकार से जादूगर बॉक्स बनती है, जिसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऊपर में, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऊपर में हो गई, उसके बाद नीचे में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जब 24 बच्चे थे तो 24 बच्चों में से एक एक बच्चों को 5 मिठाई मिल रही थी, तो हम लोग नंबर ऑफ स्वीट्स में नीचे 5 लिखेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे 24 में से 4 बच्चे जब यहाँ पे मैंने हटा दिए, उसके बाद 20 बच्चे यहाँ पे बचे। अब 20 बच्चों में से कितनी मिठाई मिल रही है, तो वी हैव टू फाइंड दिस y, ठीक है। तो y अब हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्वीट कम हो रही है, और यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स ज़्यादा होंगे। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में जैसा कि अभी मैंने ये चीज़ डिस्कस की कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई को, करते हैं x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई इंटू y2, ऐसे करते हैं। बस अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू वाई। तो बस अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, तो 25 इंटू 5, ये 20 इधर आ जाएगी, दैट इज़ वाई। ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी 4 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, फिर 4 के टेबल में ये 6 टाइम्स में, ठीक है। तो जो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 6, ठीक है। तो ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई। अब y की वैल्यू 6 आई मतलब, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि 20 स्टूडेंट्स जब हो रहे हैं तब एक एक बच्चों को यहाँ पे 6 मिठाई मिल रही है, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 6। तो बस ऐसे आपको सॉल्व करना है और उसके बाद इजीली आपको भी आंसर मिल जाएगी। बस अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके एज फॉर योर कन्वीनियंस। की ओर आते हैं एंड इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या ट्विस्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days. If he uses 4 person instead of 3, how long will it take to complete the job? ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने जसमिंदर के घर को पूरी रिवायर करने के लिए टोटल 3 पर्सन मतलब 3 लोगों को वो लगा रहा है। तो 3 लोग जब लग रहे हैं उस काम को करने के लिए, तब टोटल उस काम में 4 दिन का समय लग रहा है, टोटल 4 दिन का, जब 3 लोग लग रहे हैं, ठीक है, 3 लोग लग रहे हैं तब इस 4 दिन का समय लग रहा है। उसके बाद है इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, मतलब अगर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 3 लोग की जगह में अगर 4 लोगों का अगर हेल्प ले, 4 लोगों को अगर यूज करे, तो उसे कितने दिन लगेंगे उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में।
अगर 3 लोग अगर वो काम कर रहे हैं तो 4 दिन का समय लग रहा है। तो अगर 3 लोग के जगह अगर 4 लोग अगर लग गए तो कितने दिन लगेंगे उस सेम काम को करने के लिए, तो ये क्वेश्चन में है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि लाइक 4 पर्सन को काम करने के लिए, उस सेम काम को करने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे उसे y। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट दी नंबर ऑफ 4 persons बी वाई। मतलब वो 4 पर्सन्स को, मतलब 4 लोग को उस काम को करने के लिए y डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे y एज्यूम कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग एक जादूगर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जादूगर बॉक्स मतलब अभी हमने ये चीज डिस्कस की। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज को क्या कहां लिखना है, कम ऑन टेल मी। अगर आपने ये चीज बता दी तो नीचे आप कमेंट करो मुझे कि नंबर ऑफ डेज कहां लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ डेज नीचे लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स में जब यहाँ पे 3 पर्सन की यूज की जा रही थी, मतलब जब 3 लोग उस काम को कर रहे थे तब उन्हें 4 दिन का समय लग रहा था, ठीक है। उसके बाद है कि अगर 4 लोग अगर उस काम को करें तो कितने दिन का समय लगेगा, जिसको मैंने यहाँ पे y एज्यूम करा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स जब कम है तब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ पर्सन्स मोर होंगे तब नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगी। तो इससे अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन हो रही है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो रही है, तो हम लोग ये चीज अभी डिस्कस की हमने कि इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए जो x एंड y की जो रिलेशन आती है वो रिलेशन क्या होती है। तो बस उसी फॉर्म में अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन जब है ये कि दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो x एंड y की क्या रिलेशन होती है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक है। x1 इंटू x2 इज इक्वल टू y2 इंटू y1, ये रिलेशन हो जाती है। तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, इसको अब हम लोग करेंगे ठीक है। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन हो गई। अब x एंड y की रिलेशन क्या होती है, ये होती है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ये रिलेशन हो जाती है। तो हम लोग बस वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम लोग करेंगे 3 इंटू 4 बाई 4 इधर आ जाएगी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इसके बाद ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू 3 निकल के आ गई। इसका मतलब है कि जब 4 लोग उस काम को कर रहे हैं तब टोटल 3 दिन का समय लग रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हैंस टू कंप्लीट द जॉब by 4 persons in 3 days, ठीक है। 4 लोगों को उस सेम काम को करने के लिए टोटल 3 दिन का समय लग रहा है। तो बस ऐसे ही आपको करना है। बट इसमें आपको एक चीज़ हमेशा गौर फरमानी होगी कि लाइक इसमें एक चीज़ आपको देखना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये चीज़ तो मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस की थी, लेकिन आपको कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई करनी है, इसमें क्या करना होगा आपको कि लाइक जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन्स है, जब ये नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे कम होंगे, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स 3 है तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन इज लेस एंड द नंबर ऑफ डेज इज मोर, देन वी कैन से कि इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी आप बोल सकते हो, इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, दोनों बात बराबर है। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को और उसके बाद इजीली आप आंसर ला सकते हो।
तो फ्रेंड्स यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन के में, ठीक है। तो इसी के साथ साथ यार हमारी ये लेक्चर यहीं पे एंड होती है एंड हमारी चैप्टर भी यहीं पे एंड होती है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको सारी टॉपिक्स एंड सारी जितनी भी कॉन्सेप्ट मैंने इस लेक्चर में डिस्कस करी है वो सारी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपको कहीं पे डाउट आई हो देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में और हम लोग अच्छी तरीके से उस वाले चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले हो इस लेक्चर में तो आपको वीडियो को आप लोग लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।